तो फलक है, तू ही तेरा लक है। इस पल में जियो, वक्त को जानना तो, अब दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो। तेरी शान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर दिखाना कि राना लेगा ये जमाना, तेरा लेगा ये जमाना। आज हम बात कुछ करने जा रहे हैं, कुछ पिछले हफ्ते भी कुछ चर्चा हुई सक्सेस के बारे में। इस हफ्ते हम बात ये करेंगे कि सक्सेस के लिए कितना परसिवियरेंस होना कितना ज़रूरी है, दृढ़ निश्चय होना कितना आवश्यक है, या केवल अपना विजन और गोल सेट कर लेने से ही सक्सेस मिल सकेगी। तो आइए देखते हैं अभी एक प्रेजेंटेशन से आज के विषय के बारे में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा प्रेरित करते हैं। हम इनसे सीखते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी से काफी कुछ सीखा होता है। क्रिकेटर युवराज सिंह ऐसे ही लोगों में से हैं। युवराज सिंह 19 साल के थे जब उन्होंने अपना पहला वनडे मैच खेला और इसके बाद ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता गया। साल 2011 वर्ल्ड कप के बाद युवराज सिंह को पता चला कि उन्हें कैंसर है। इस एक घटना ने युवराज का जीवन पूरी तरह बदल दिया, लेकिन युवराज नहीं बदले। उनका दृढ़ संकल्प और दोबारा क्रिकेट के मैदान पर लौटने का जुनून वक्त के साथ गहराता गया और 1 साल बाद वो इस बीमारी से जीतकर दोबारा मैदान पर लौट आए। भारतीय महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम की सफलता के पीछे भी अथाह परिश्रम छिपा है। 3 बच्चों की मां एमसी मैरी कॉम 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। कभी न हारने वाली इस महिला ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को साबित किया है कि अगर दृढ़ संकल्प हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी किया जा सकता है। इन लोगों की जिंदगी हमें शिक्षा देती है कि दृढ़ संकल्प वो चाबी है जिससे सपनों का हर दरवाजा खोला जा सकता है। आप में से कौन कौन समझते हैं कि यू हैव वेरी डिटर्मिनेशन, परसिवियरेंस, और उसके लिए आप क्या करते हैं बताइए, अपना कुछ उदाहरण दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल युवराज और मैरी कॉम की कहानी ही सुने, हमको अपनी कहानियाँ भी बनानी हैं। I believe one of the biggest purpose of anyone's life is to conquer fear. So we are born with a lot of fear, right? We are afraid of everything. That conquering fear is an objective, major objective of life. Positive fears. And of course, ensuring that you conquer them requires perseverance. Very good. Conquering fear requires perseverance. Very right. It's the story of Odysseus, not mine, but I would like to tell that. Odysseus, the great warrior, one of the warrior, written by Homer, of course. So when he went to fight in the war of Troy, where I think every warrior died or didn't came back home, but he was the one who believed that his journey that he has to return to his homeland Ithaca, and he persevered that. There is a line which goes like this: to strive, to seek, to find, but not to yield. Very good. So I think that is what describes what perseverance for me is. Very good. Thank you. So कहा किसी ने कि अभ्यास करते करते मति मूड भी आदमी जो है वो बड़ा सजग और सुजान बन जाता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जात ही सिल पर करत निशान। तो ये परसिवियरेंस ही है कि वो एकदम जूट की बनी हुई रस्सी भी एक पत्थर के अंदर पूरा धार बना देती, निशान बना देती। और मैं ये मानता हूँ कि ये हमारा एक प्रकार से नेचुरल बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग्स का, टू बी परसिवियरेंस, टू बी डिटरमिन्ड, टू बी एट इट, कि मुझे जो चाहिए तो चाहिए। हम और आप सब
अपने बचपन से गुजरे हैं, बाल हट की बात सुनी है आपने? बच्चा जब हट कर लेता है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही, वो भी एक प्रकार की परसिवियरेंस ही है। वो लेके ही चुप होता है। और उस बच्चे से अगर हम सीख लें थोड़ा सा, तो ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। और सक्सेस जो है वो एक प्रकार से सक्सेस और फेल्योर के बीच की अगर कोई एक कड़ी है अगर, तो ये परसिवियरेंस है। जहाँ पे अगर परसिवियरेंस नहीं है तो सक्सेस नहीं मिलेगी, हम फेल हो जाएंगे। अगर पूरा डिटर्मिनेशन से लगे रहेंगे तो सक्सेस मिल जाएगी। कोई बहुत लंबा चौड़ा अंतर और इस बात के अंदर नहीं है। तो क्या आपके सवाल, इसके बारे में कोई आपके प्रश्न है? Sir, I want to know how can you control your negative thoughts? Success is one thing, but I don't know how can I control my negative things and how can I not think about failure? ये बड़ी अच्छा सवाल आपने पूछा। पहले जो आपसे पहले साहब ने इन्होंने बताया, फियर को दूर करने के लिए परसिवियरेंस चाहिए। नेगेटिव थॉट्स कब आती हैं? जब आप अपना प्रेजेंट को छोड़ के फ्यूचर की बात सोचने लगते हैं, या प्रेजेंट में से हटके पास्ट की बात में चले जाते हैं, तो आपको थॉट्स आने लगती हैं कि अरे मैं फेल हो गई, तो मैं अगर पास नहीं हुआ अपना एग्ज़ाम में, तो नेगेटिव थिंकिंग उस वक्त शुरू हो जाती है। उसका एक पहला बीज पड़ता है कि अगर मैं फेल हो गई तो क्या करूँगी। और उसके बाद से आपका ध्यान में आता है कि मैं फेल हो गई हूँ, घर में मेरे डैडी ने मेरे को बहुत गुस्सा किया और ये किया वो किया, और उन्होंने कहा कि अच्छा तू तो जल्दी से शादी कर ले, बस तेरा शादी करने वाला हूँ भी। वो उन्होंने मेरी गलत लड़के से शादी कर दी, वहाँ जाके मेरी लाइफ बिकेम हेल एंड ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं क्या क्या सोच आने लगेगी, नेगेटिव सोच। एक बार आपने नेगेटिव जहाँ पे सोच लिया, वहाँ पे वो नेगेटिविटी हो चाहे फियर हो, इट मल्टीप्लाइज लाइक एनीथिंग। और जो कुछ चीज़ नहीं हुई है हमारे साथ, वो हम मानने लगते हैं कि ये हमारे साथ हो गया, जो मेरे साथ बुरा होना था वो हो गया, इसलिए नेगेटिव थॉट्स आती हैं। अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे और आप अपने आप को ये कहेंगे मेरे को फेल्योर नाम की चीज़ पता ही नहीं है, क्योंकि मैं फेल्योर एक्सेप्ट जब तक नहीं करूं तो फेल्योर है ही नहीं लाइफ में। जब ये सोचने लगेंगे तो फेल्योर नहीं, और फेल्योर नहीं है तो फिर डरना किस बात का, और फिर नेगेटिव थॉट क्यों आना चाहिए। अगर कुछ मेरे साथ गलत हुआ, खुदा न खास्ता, मेरे में ताकत है, मेरे में हिम्मत है, मैं उसको फेस करूंगी, मैं उसको फेस करूंगा। और वो परसिवियरेंस से आता है। परसिवियरेंस कहाँ से आती है? डिटर्मिनेशन से आती है। डिटर्मिनेशन कहाँ से आती है? जब आप अपना कुछ विजन तय करते हैं कि ये मुझे करना है, ये मुझे अचीव करना है, उससे आपको डिटर्मिनेशन होती है, तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। मैं एक सोशल वर्क करना चाहती हूँ, बट मैं ये सोच रही हूँ कि जब मेरे एग्जाम्स हो जाएंगे मैं उनके बाद वो काम करूँगी। मतलब मैंने एक एनजीओ से बात भी करी, उन्होंने मुझसे बोला कि हम वी विल लुक फॉर इट। तो दृढ़ निश्चय क्या है मेरा? ये सोचना कि मैं उसको बाद में करूँगी, या ये सोचना कि मैं अभी करूँगी उसको? देखिए, इसका जवाब ये है कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। और कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? अगेन परसिवियरेंस से। आपने अपने आप को लगता है कि मैं फिर करूंगी पढ़ाई पूरी करके, वो क्यों थॉट आता है आपको? क्योंकि आपको लगता है कि यार पढ़ाई के साथ साथ मैं ये नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पढ़ाई का बर्डन मेरे पास ज़्यादा है, पढ़ाई करूंगी तो उससे भी रह जाऊंगी, और ये सोशल वर्क करूंगी तो ये भी नहीं कर पाऊंगी। इंक्रीज योर कैपेसिटी, इंक्रीज योर परसिवियरेंस। अब आपने वो फिल्म देखी होगी ना सुल्तान में, वो बाद में वो कैसे उसकी कैपेसिटी बिल्ड करता है वापस। वो उसका दौड़ने की हिम्मत नहीं करता और नहीं करता, फिर भी वो उसको मारता है, भगाता है, और वापस वो एकदम बनता है, वापस सुल्तान बनता है। तो यही है, आप अगर आज हम अपने दिमाग का अगर इस्तेमाल सोचें, केवल 5% इस्तेमाल करते हैं अपने दिमाग का। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ।
कई तो ऐसे लोग हैं जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, तो ठीक है वो मस्त हैं, हाँ, ना हिसाब कहो तो ना टोटा पवे, पंजाबी में कहावत है, हाँ, या नॉट नोइंग एनीथिंग इज अ ब्लिस, तो वो उन लोगों के लिए है। लेकिन आपका दिमाग का इस्तेमाल आप केवल 5% ही करती हैं, तो कैपेसिटी इंक्रीज करिए अपनी, दोनों चीज साथ करिए। आपने कहा बाद में करूंगा, वो बाद कभी नहीं आएगा। So, how to identify that I am stuck in my comfort zone, and what would you suggest to a student so that he can come out of that zone? कंफर्ट जोन हर एक आदमी का अपना अपना जोन है। आपके लिए कंफर्ट जोन कुछ एक अलग तरह की चीज़ है, दूसरे आदमी के लिए कुछ अलग चीज़ है, तीसरे के लिए कुछ अलग है। लेकिन एक कई बार जो आदमी अगर अपना कोई विजन नहीं रखता है, कुछ अगर अपना गोल नहीं रखता है, तो वो उस आदमी का कंफर्ट जोन यही है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसमें मैं खुश हूँ, तो वो फिर आगे कुछ नहीं बढ़ोगे। आप अपने आप को पूछिए कि डू आई वांट टू अचीव समथिंग और यू वांट टू रिमेन। इसी तरह से इसलिए है ये बात, हमने ये देखी है अपने देश में। अगर आप किसी भी बिजनेस फैमिली का इतिहास देखें, तो एक फैमिली शुरू करती है बिजनेस, दूसरी फैमिली उसको, दूसरी जनरेशन उसको आगे बढ़ाती है, तीसरी जनरेशन मेंटेन करती है, चौथी जनरेशन कंफर्ट जोन में आ जाती है, तो वो कहते ठीक है सब कुछ ठीक चल रहा है, वो व्यापार नीचे चला जाता है। चार पीढ़ी में वो बिजनेस खत्म हो जाता, वो कंफर्ट जोन में आ गए तो इसलिए खत्म हो गया। सो ये समझिए कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ। ये मूवमेंट जो इस समय है ये अभी का है, ये इसके बाद क्या हुआ। वो एक गाना भी है ना कि कल रात वक्त से लम्हा गिरा कहीं, कल रात वक्त से लम्हा गिरा कहीं, और जब सुबह देखा ना तो वो लम्हा था, कोई दास्तां मिली, वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। ऐसा है ना गाना कोई। तो ये है, इस समय का जो पल है उसके अंदर आप जिएंगे और आपको पता लगेगा कि अगर आप प्रेजेंट में नहीं रहोगे, आप कोई वो चीज़ ये नहीं जानोगे कि परमानेंट कुछ भी नहीं है लाइफ में, तो आप कंफर्ट जोन में रहोगे। सर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वाइल वर्किंग इन अ टीम कुछ चीज़ें मेरी तरीके से नहीं हो रही हैं, सो जो आउटपुट जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वैसा आउटपुट नहीं आ पाएगा। सो हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, how to make me feel comfortable in that situation, how to manage that situation, ये बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। क्या रोल निभा रहे हैं, टीम लीडर का या क्या और टीम प्लेयर का? Being a team player, sometime I face this difficulty, and being in a leader position, I feel the same. देखिए, जब टीम लीडर के रूप में आप काम करते हैं और आपको लग रहा है कि आपकी टीम ठीक से काम नहीं कर रही है, तो मैं ये कहूँगा 90% केसेस में ये आपकी अपनी गलती होती है कि आपने अपने एक्सपेक्टेशन टीम मेंबर से क्या है वो उनको नहीं बताई होती ठीक से। जब तक हर एक टीम मेंबर को नहीं पता हो कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम और हर, दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म व्हाट द लीडर वांट इट टू परफॉर्म। और जहाँ पे अगर कोई टीम मेंबर अगर ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है डिस्पाइट उसको बताए जाने के बाद, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस टीम मेंबर की कोई दूसरी पोजीशन है क्या जिसमें वो परफॉर्म अच्छा कर सके बजाय इस रोल के। तो राइट फिटमेंट देखिए आपके टीम मेंबर की, और राइट फिटमेंट करने के बाद भी यदि वो परफॉर्म नहीं कर रहा हो या कर रही हो, तो देन यू शुड नो द आर्ट ऑफ टफ लव। दैट्स व्हाट वी कॉल इन आवर बिजनेस। आर्ट ऑफ टफ लव इज टू क्लियरली टेल द पर्सन कि भैया आप ये नहीं कर पाओगे, या तो कोई दूसरी जॉब ढूंढो या मैं आपके लिए कोई ढूंढ लेता हूँ। डोंट शाई अवे फ्रॉम टेलिंग हिम और हर दैट ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म द जॉब व्हाट यू वांट हिम और हर टू डू। तो इट इज़ नॉट गुड फॉर हिम और हर नोर फॉर यू एज ए टीम लीडर। और आज देखते हैं, आज हमारे एक चेंज मेकर गेस्ट हमारे साथ हैं, मिस्टर एंड मिसेस खुराना। आप इनकी बात जब सुनेंगे तो आप देखेंगे जो ये बात परसिवियरेंस की है वो उनके
ज़िंदगी में पूरा उतरती है। 70 साल के मिस्टर जेडी खुराना और मिसेस खुराना, इनको कमलेश जी खुराना, हम दोनों का स्वागत करते हैं। देखिए इनके बारे में इन्होंने क्या किया, अकेले मियाँ बीवी ने। इस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है, जैसे इंटरनेशनल में होती है वैसे भी होती है। ड्रेस, जूता सब कुछ मिलता है। पिछले 12 साल से जेडी खुराना इन गरीब बच्चों की तकदीर बदलने के लिए इस स्कूल में प्री नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक की पढ़ाई करवा रहे हैं। खास बात यह है कि इस स्कूल में दाखिले की कोई तारीख तय नहीं है। स्कूल में दाखिला पूरे साल यानी कभी भी लिया जा सकता है। कोशिश ये है कि इन बच्चों को ड्यू टू बैकग्राउंड जो फैसिलिटीज़ इन लोगों को घर में नहीं मिल रही, चाहे वो पेरेंटिंग के तौर पे, चाहे वो एजुकेशन के तौर पे, यहाँ पे बहुत सारे क्वालिफाइड टीचर्स आते हैं जो अपने बच्चों की तरह इनको पेरेंटिंग का जो गैप है वो संस्कार देने की कोशिश करते हैं, वैल्यूज़ देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मॉरल वैल्यूज़ हैं, चाहे वो सोशल वैल्यूज़ हैं। इस नेक काम की शुरुआत आपने 4 बच्चों के साथ की। बच्चों की संख्या बढ़ती देख आसपास रहने वाले लोग इसका विरोध करने लगे, जिसके बाद आपने एक बिल्डर की मदद से 4-5 कमरों में स्कूल चलाना शुरू किया। लेकिन 2-3 साल बाद ही स्थानीय लोगों की शिकायत पर प्रशासन ने उस इमारत को भी गिरा दिया। तब से ये स्कूल टेंट के नीचे ऐसे ही चल रहा है, जिसे सुबह लगाया जाता है और हर शाम हटा लिया जाता है। 3 दफा तो हमारा स्कूल डिमॉलिश हो चुका है। वी वर ऑन द रोड। आज भी आप देखेंगे हम रोड पे ही बैठे हैं। सवेरे 8:30 का स्कूल का टाइम है, लेकिन 7:30 बजे वॉलंटियर्स, हेल्पर्स, हम सब लोग आ जाते हैं। यहाँ पे सफाई करते हैं, टेंट लगाते हैं, दरियाँ बिछाते हैं और स्कूल तैयार किया जाता है ताकि बच्चे आएँ तो उनको पूरा सेटअप मिले। स्कूल में आज 460 बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में 14 टीचर रखे गए हैं, जबकि 5 वॉलंटियर भी बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं। अब जेडी खुराना की इच्छा इन बच्चों को IIT की तैयारी कराने की है, ताकि वो आगे जाकर अपना और देश दोनों का भविष्य संवार सकें। ये बात आपके मन में कब आई? आप तो इंजीनियर थे, अच्छा काम वगैरह अपना करते थे। कब आपके मन में ये आया कि इन बच्चों को, मैं गरीब बच्चों को पढ़ाई कराऊं? मियाँ बीवी कभी घूमने जाते थे, देखते थे बच्चे गंदगी में खेल रहे हैं या कूड़ा उठा रहे हैं, तो सोचते थे कुछ इनके लिए करना चाहिए। ये जज्बा इसलिए भी है क्योंकि हम जब लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए थे, हम लोग भी टेंटों में रहते थे, मस्जिद में रहते थे, पानी पीने को नहीं मिलता था, दिए जलाकर अपनी पढ़ाई करते थे, तेल के दिए जला के ढूंढते रहते थे कोई लैंप पोस्ट मिल जाए जिसके नीचे बैठ के पढ़ लें। बट गॉड फॉरगिव, मैं एक इंजीनियर बना। मेरे ब्रदर हाई कोर्ट जज के इक्विवेलेंट रिटायर हुए हैं। दोनों भाई सब बहनें बहुत मेहनत करते थे, छुट्टियां मिलती थी तो कोई ना कोई काम ढूंढते थे। तो ये कसक थी कि इन बच्चों के लिए भी हम कुछ करें। आप कैसे उनके साथ आपने साथ दिया? आपकी क्या मन में कैसे आया? एक लेक्चरर हूँ और काफ़ी देर एज ए लेक्चरर वर्क करती रही। इसके बाद एज ए प्रिंसिपल बनी। मेरे पास बहुत से कुछ ऐसे स्टूडेंट थे, खासकर पलवल में थी मैं कॉलेज में, तो बहुत से गरीब स्टूडेंट और बहुत ही
मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे, लेकिन कोई मेंटली थोड़ा बच्चा है ठीक नहीं, काम का आंखें ख़राब है। तो एक दिन बहुत तरस आया। 2 लड़कियां थी बहुत ही इंटेलिजेंट, लेकिन वो लड़की आंखों से अंधी थी, पढ़ नहीं सकती थी। उसकी दूसरी सहेली जो थी वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी। उसने उसको रोज़ पढ़ पढ़ के सुनाना और उस लड़की ने पढ़ना। फिर मैंने उसको काफ़ी देर उसको बुलाती थी, आधा घंटा मैं भी उसको देती थी। वो लड़की जो है यूनिवर्सिटी में उसने काफ़ी अच्छी पोजीशन ली। बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ सकती, अंधे होते हुए भी अंधे होते हुए यूनिवर्सिटी में अच्छी पोजीशन ली। तो इसके बाद मेरी लाइन तो यहाँ से स्टार्ट हुई कि हमने गरीबों की जो भी है इस तरह के बच्चे हैं, वी हैव टू हेल्प देम। आफ्टर रिटायरमेंट मैं और ये दोनों ही जो है वो इसी लाइन में चले। ये लाइफ बन गई है इन दोनों की रिटायरमेंट के बाद। और आगे देखें कि इन्होंने एक सरकारी जगह में एक कमरा बनाया, उसमें कुछ 4 बच्चे पढ़ाने शुरू किए। वो आखिर में सरकार के लोगों ने तोड़ दिया उसको, कमरे को। तो इन्होंने एक ये जो खाली प्लॉट देखा, उसमें ये आपने जो पहले उसमें देखा, ये रोज़ सुबह उसमें टेंट लगाते हैं, शाम को उतार लेते हैं। और 460 बच्चे आज के दिन उस स्कूल में पढ़ रहे हैं इनके साथ। है ना ये खुशी की बात? आप देखिए किस प्रकार से आदमी का परसिवेरेंस, किस प्रकार से आदमी कहाँ से कहाँ आपको ले जाता है। आप कहीं देख सकते हैं कि उनके चेहरे पे कहीं कोई बुढ़ापे की लकीर या कुछ। 70 साल के हैं खुराना जी, अभी भी खुश मस्ती में हैं। आपके प्रश्न क्या होंगे खुराना जी से या मिसेस खुराना से? आप रेगुलरली मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? मतलब इतना आपकी उसको गिरा देने पे सरकार के बाद भी आप रेगुलरली मोटिवेटेड रहे। अब आपको जैसे तकलीफ आती है कि कोई जगह परमानेंट नहीं है, कोई लोग सरकार के आके भी तंग करते होंगे, कुछ होता होगा, तो आप कैसे अपना, उनका सवाल ये कि अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? हर सुबह उठ के फिर वही बात, वही झगड़ना करना, फिर भी बच्चों को पढ़ाना, ये क्या, कैसे आपको ये परसिवेरेंस कहाँ से आती है आपके पास? आई मस्ट से आई गिव क्रेडिट टू द चिल्ड्रन। आप ये देखिए 480 बच्चे हैं, धूप में बैठते हैं, लेकिन स्कूल में आते हैं। को परसिवेरेंस मिलती है उन बच्चों से, उन बच्चों को देख करके उनको हिम्मत और मोटिवेशन एवरी डे, डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर आती है। चलिए, They give us great pleasure. It's a great, gives a great pleasure. That keeps us going. जी। Sir, thank you so much for a big initiative for the students. Sir, my question is that how to manage, कैसे आप मैनेज करते हैं कि आप उनका जो फंड्स है या जो उनकी फीस है वो कैसे आप मैनेज करते हैं? हम लोग दोनों वाइफ एंड हस्बैंड, आई एम फ्रॉम ए सिख फैमिली। हमारी संस्था का नाम गुरु नानक सेवा संस्थान है। हमारे में एक होता है दसवंध, मीन्स 1/10 ऑफ इनकम फॉर चैरिटी। हम जब जॉब में थे तो दोनों वाइफ हस्बैंड जैसे ही तनख्वाह मिलती थी उसमें से वो हिस्सा निकाल के रख देते थे। वो अब भी चल रहा है, तो कुछ खर्च हो जाता था उस वक़्त, कुछ बच जाता था। एक किडनी पेशेंट आ गया जो कि मकान बेचना चाहता था, फिर भी उसकी सर्जरी नहीं हुई थी। वी हेल्प हिम। आई हैड ए ड्राइवर, उसका लड़का काफ़ी इंटेलिजेंट था बट वॉटिंग इन ए गवर्नमेंट स्कूल, और वो रोज़ गम्बल करता था, सर पढ़ाई नहीं होती है, कोई पूछता नहीं है। आई पुट हिम इन ए गुड स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ही बिकेम एन इंजीनियर। आई क्राइड ऑन द डे। You still remember that day? Very good. So ये सब चीज़ें मोटिवेट करती हैं उनको, और 10वां हिस्सा अपनी कमाई का देना, समाज को देना, और फिर उसके बाद और लोग सामने आ जाते हैं। Yes. कभी आपके मन में कोई ऐसा दिन आया किसी दिन के यार छोड़ो बहुत हो गया? No, never. Rather, my vision is to have a regular good school by 2020. Very good. That is my aim. That is my vision. We'll have a good school where all these poor students will get free quality education. I must say. एक बच्चे को हमने अभी रोटरी पब्लिक स्कूल में 10th में। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आज अगर ये शो मेरा कोई भी
हरियाणा के सरकारी अफसर, कोई पॉलिटिकल लीडर, इवन अगर मुख्यमंत्री जी सुन रहे हों तो प्लीज़ इनकी मदद करिए, खुराना जी की, इनको जगह दीजिए गुड़गांव में ताकि ये स्कूल बना सकें और 2020 से पहले इनका स्कूल चालू हो सके। और मैं आपको वायदा करता हूं अगर आप वो सब करते हैं तो हम भी आपकी मदद करेंगे जितनी हो सके। मिसेस खुराना, ये कैमरा में हमारे घर बैठी हुई बहुत सी औरतें, महिलाएं इस शो को देखती हैं, बहुत से आदमी भी देखते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी उनको? मैं यही चाहूँगी कि ऐसी औरतें जो घर में बैठी हुई हैं, दे शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। वो जैसे भी है, उनको कढ़ाई आती है, उनको कोई और काम आता है, जैसा भी आता है, लेकिन थोड़ा सा, चाहे आपके आस पड़ोस में है, आपकी बहुत अच्छी सोसाइटी है, उसमें भी अगर आप रहते हो तो ट्राई टू हेल्प दीज पीपल। किसी ना किसी तरह से आपको हेल्प करना ही करना है। किसी की डेथ हो जाती है, चले उसके पास चले जाओ, उस लेडी को कंसोल करो। दिस इज़ ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ हेल्प। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जो है आप जो टीच करते हैं या जो अपने प्रोफेशन में रहते हैं, ओनली दैट इज़ द हेल्प। हेल्प कई तरह की होती है, आप किसी तरह से भी, जैसे भी है, यू शुड हेल्प इन द सोसाइटी। दुखियारे सब चारों तरफ मिलते हैं हमको देखने को। किसी के भी दो आंसू पहुंच सकें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको भी मन में खुशी होगी और प्रसन्नता होगी। इसके साथ ही मैं आपका, खुराना जी का और मिसेस खुराना का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आए और हमारे शो की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। बहुत सी कहानियाँ परसिवरेंस की हमने सुनी है। एक जब एक स्वामी विवेकानंद ने अपनी किताब में लिखा कि वो जंगल में से पास होके जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक योगी अपना ध्यान में बैठा हुआ मेडिटेशन कर रहा था और आसपास के कीड़ी मकोड़ों ने वहाँ पे लाके उस आदमी के चारों तरफ एक प्रकार का एक मिट्टी और सब कुछ लगा के घोंसला तक बना दिया था। इतने सालों से वो तपस्या कर रहा था। तो उसने स्वामी विवेकानंद जाते हुए उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने ऐसे मुंह से निकला कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो ठीक है, अगर मिलोगे तो उनसे पूछना कि मेरे को निर्वाण कब मिलेगा। ठीक है, पूछूंगा, बताऊंगा वापस आके। आगे गए तो आप जैसा एक युवा अपना खूब मस्ती में गाने वाने गा रहे थे, पेड़ों के ऊपर कूद रहा था, युवा खेल रहा था, कूद रहा था। उसने भी पूछा कि स्वामी जी कहाँ जा रहे हो? अगर भगवान के पास जा रहे हो तो पूछना उससे कि मुझे सच्चाई का ज्ञान कब होगा, ट्रुथ मुझे कब जानने को मिलेगी। तो बोला ठीक है, पूछेंगे। वापसी जब आ रहे थे तो उस युवा लड़के ने फिर पूछा उनसे कि जवाब मिला? उन्होंने कहा हाँ मिला। ये देखो, ये पेड़ जो है ना, इस पे जितने पत्ते हैं, इसमें हजारों लाखों पत्ते हैं, इतने जन्म तुम और लोगे तो तुम्हें निर्वाण मिलेगा, तब तुम्हें सच्चाई पता लगेगी। उसका बस इतने ही पत्ते मिलेंगे तो मिल जाएगी। अरे वाह, खुशी से फिर नाचने लगा। और जब आगे गए, उससे जो ऋषि और जो जिसको कहिए वो बैठा था, उसने पूछा, उन्होंने कहा कि तुम्हें 4 जन्म और लेने पड़ेंगे। तो वो रोने लगे, अरे 4 जन्म और मुझे लेना पड़ेगा? भगवान, मैं तो देखिए कब से बैठा हूँ यहाँ, देखिए इन एंट्स ने मेरे सामने चारों तरफ घोंसला बना दिया है, 4 जन्म कैसे करूँगा? उसको नहीं मिला। उस युवा को उसी वक्त निर्वाण मिल गया। ये परसिवरेंस की ताकत, ये सोच की ताकत। पॉजिटिविटी हो और परसिवरेंस हो तो सोने में सुहागा। एक कहते हैं कि एक बम्बू पेड़ होता है, बम्बू का पेड़, चाइना में। सुना है कभी कुछ चाइनीज बम्बू की कहानी? वो बम्बू का पेड़ ऐसा होता है कि वो 90-100 फुट तक ऊंचा उठता है। 5 साल लगते हैं उसको 90 फुट ऊंचा होते हुए।
लेकिन जब से शुरू करेंगे आपने बीज बोया, उसका पानी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खाद दे रहे हैं, साल भर हो गया, इवन अंकुर भी फूटता नहीं, 2 साल हो गए, नहीं निकलता है कुछ भी, 4 साल तक वो पौधा जमीन के ऊपर उठ के नहीं आता, 4 साल तक। और फिर अचानक एकाएक 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो पेड़ 80-90 फुट ऊंचा उठ जाता है। अगर परसिवियरेंस नहीं हो उस किसान की या उस आदमी की, तो वो साल भर पानी देगा, थक जाएगा, 2 साल देगा, थक जाएगा, कहीं ना कहीं छोड़ देंगे। हमारे साथ होता है ना जिंदगी में, बहुत हो गया यार, बड़ी मेहनत कर लेती हूँ, नहीं होता, क्या करें, बहुत पढ़ाई करता हूँ, समझ ही नहीं आता। 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, छोड़ देते हैं, हिम्मत छोड़ बैठ जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं तो नहीं होता। तो आज एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलाता हूँ, अजय अरोड़ा जी से, जिन्होंने काम करते हुए भी परसिवियरेंस से हिम्मत नहीं छोड़ी, मैराथन भी दौड़ते हैं, आज भी हिम्मत करके करते हैं, उनसे कुछ सीखने को करते हैं। अजय जी अरोड़ा। अरोड़ा जी, अजय अरोड़ा जी, he is a associate vice president strategic planning and projects at Hero Corporate Services Limited। और ये काम करते हुए भी, सारे प्रोजेक्ट संभालते हुए भी, he is a long distance running person, मैराथन्स भी किए हैं, और ये he helps build the youth a good and professional life। और पूरा परसिवियरेंस की अगर एक मिसाल हैं तो मैं कहूँगा कि अजय अरोड़ा जी हैं। इनका स्वागत। अजय जी, आप क्या कहेंगे परसिवियरेंस के बारे में हमारे आज दर्शकों को भी और यहाँ जो हाउस है युवाओं का? आप सब लोग फिल्में देखते हैं? हाँ, सब लोग बॉलीवुड सबको पसंद है? हाँ, आज तक की सबसे हिट मूवी कौन सी रही है हिंदी मूवीज में? शोले। शोले में क्या चीज बताई है उन्होंने, क्या मैसेज है? एक मेन क्या चीज है उसमें? मेन कैरेक्टर कौन है उसका शोले का? किस चीज के अराउंड रिवॉल्व करती है वो? संजीव कुमार। संजीव कुमार का क्या है उसमें रोल? पहले इंस्पेक्टर, फिर ठाकुर, बिना हाथ के उसने एक खूंखार डाकू को पकड़ा। कैसे पकड़ा? उसने तरीके निकाले, लेकिन उसकी क्या थी? जिद थी कि उसने उसी को पकड़ना है, और उसने उसके लिए लगाया साम दाम दंड भेद, जो हिंदी में हम वेदों में सीखते हैं ना, साम दाम दंड भेद करके उसने सीखा। यही है हमारी जिद और यही है हमारी परसिवियरेंस, यही मुझे समझ आता है सर। बहुत अच्छा। इससे ज्यादा आप अपने आप को कैसे पुश करते हैं जिंदगी में, जब आपको मैराथन के लिए भी दौड़ना पड़ता है, काम का भी प्रेशर है? देखिए, जब मैं स्टार्ट किया, आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। हाँ, सर ने बात की प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट की, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, रेवेन्यू एनहांसमेंट। सो इस तरह का मेरा प्रोफाइल है, बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, जैसे खुराना साहब थे। सो मैकेनिकल इंजीनियर का रोल क्या होता है? एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। हम लोग सब सैर करने जाते हैं, कोशिश करते हैं, मैं भी सैर करने जाता था। मैंने सोचा 30 मिनट सैर करने जाता हूं। जैसे मैंने मशीन की एफिशिएंसी 40 से 50 की, तो मैं उसकी 30 मिनट में अगर मैं 3 किलोमीटर दौड़ता हूं और 3 किलोमीटर पैदल चलता हूं, दौड़ूंगा तो वही 5 किलोमीटर दौड़ पाऊंगा। सबके पास समय तो उतना ही है। लोग काफ़ी बहाने बनाते हैं कि समय नहीं है। अगर हम लोग काम थोड़ा तेज़ी से करेंगे, हाँ, हमारा एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा। हाँ, जो फालतू की चीज़ें करते हैं जिंदगी में, वो करने से अगर बचेंगे तो कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और क्या हरियाणा में क्या कहते हैं? हरियाणा में वो गांव में कुएं के ऊपर 2 महिलाएं गई, बोला आ बहना लड़ा, चल लड़ाई करते हैं। हैं? तो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं वो। तो फालतू की बातों में समय गुजारते हैं। इसलिए मैंने एक शो में पहले कहा, कुछ पिछले 8 महीने पहले, कि ज़रा सोचो एक बार ज़िंदगी में
कि आज अब इस समय मेरे पास 24 घंटे सिर्फ है जीने के लिए। मुझे पता है कि 24 घंटे बाद मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, तो क्या करोगे? तो उस समय जब ये पता लग गया कि 24 घंटे केवल मेरे पास हैं, तो उस वक्त आप आलतू फालतू काम नहीं करोगे। मेरे पास 24 घंटे हैं सिर्फ जीने के लिए, तो आप केवल जो ज़रूरी काम है, जो अच्छा काम है, जो आपको करना है, वो करोगे। चलिए, ये सही बताया सर आपने। उसी समय में ज़्यादा काम करना इज़ कैपेसिटी एनहेंसमेंट। मैंने 10 साल पहले जब सैर करने से दौड़ना शुरू किया, मुझे नहीं मालूम था कि मैं मैराथन दौड़ना भी करूंगा। मैराथन 42 किलोमीटर का है, शायद लोगों को मालूम हो। 100 मीटर भी मुझसे नहीं दौड़ा जाता था। 100 मीटर जैसे इतना यहां से गेट है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे था, हाँ? नहीं दौड़ा जाता था। लोग कहते थे क्या करेगा। मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा 100 मीटर दौड़ूंगा। चलो 100 से 150 किया, कैपेसिटी बढ़ाते गए, 200, 300, 400, 500। आसपास के लोग देखते हैं ना पार्क में कि दौड़ रहा है, और वो लोग जो मोटा आदमी दौड़ रहा है, हाँ, तो और भी ज्यादा हंसते हैं। हाँ, तो जब लोग हंसते हैं ना, तब अपने आप को एक बात बोलनी होती है, मुझे इन लोगों को गलत साबित करना है। और वो जिद है, वही जिद है कि जो लोग मुझे कह रहे हैं नहीं करना, वो मुझे करना है। अच्छा, एक और बताइए, अगर बीवी जिद कर ले और पति से कहे मुझे हीरो का हार चाहिए, और पति के पास पैसे नहीं है, तो क्या करे बेचारा पति? अभी हाँ, जिद तो पूरी करनी है। तो वो कैसे पूरा करेगी जिद? अब इसमें 2 चीजें हैं। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी चीज है जिद में। हाँ, जिद में आप आकर गलत रास्ता भी चुन सकते हैं। जो हमारा दिल है ना, अगर हमको इस चीज करने की अलाउ कर देता है, जो आप कह रहे हैं गलत काम, जो सही है वो बात सुनी जाए, वो बात सही है, और उसमें हमने अपने आप को रोकना है। तो उसके लिए कहा किसी ने, साईं इतना दीजो मति मूड समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। तो ये अपनी जो लेजिटिमेट इच्छा है उसको साध कहा, साधु नहीं, लेजिटिमेट इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। अरोड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने अपनी बातें शेयर की। तो ये था, आपने सुना, और यही इस डीएससी शो का जो गाना है वो भी है, तू ही तेरा लक है, तू ही तो खलक है। तो हमने आज इस शो के द्वारा जाना कि परसिवेरेंस इज अ की टू द सक्सेस, और परसिवेरेंस के बिना सक्सेस मिलना कोई आवश्यक नहीं। कभी कोई हजारों लाखों लोगों में किसी को लक हो, कुछ हो तो उससे मिल जाए। और दूसरा हमने ये जाना कि परसिवेरेंस करने से पहले कुछ गोल ऐसे करिए जिनको आप अचीव कर सकें, और जब उसको अचीव कर लें तो अपने गोल को और आगे बढ़ाइए, जो कि हमारी फितरत है, इंसानी फितरत है। हम जब भी हमको कुछ मिल जाता है तो हम कहते हैं और मिले, वो फितरत है, और वो कोई बुरी फितरत नहीं है। इसके साथ ही आप लोगों ने आज हमारी बात सब ध्यान से सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।